हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रावत क्लासेस। तो आज हम क्लास मैं सिक्स की जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सेवन्थ की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी है। एट्थ की हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पे। अब मैं सिक्स्थ क्लास का स्टार्ट करूँगी। ठीक है, पहले मैं इन 3 क्लास को लेके चलूँगी, फिर बाद में मैं 9th 10th 11th 12th क्लास को लेके चलूँगी। और पहले हम 6 to 8 की सारी बुक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में ये देखा है, कुछ ग्रहों के नाम हैं। ठीक है, और बीच में आपको सन दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये मंगल ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये शनि है, ये बुध है, यूरेनस, शुक्र, प्लूटो और नेपच्यून। ठीक है, तो ये ग्रह आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ है, तो आप फिक्र मत कीजिए, बुक लीजिए हाथ पे और इसे पढ़िए। चलिए, ये भले ही ज्योग्राफी का छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो, सबसे पहली बात ये इसमें कह रहा है कि जब सनसेट हो जाता है, सनसेट यानी कि सूर्यास्त होता है, सूरज डूबने लगता है बोलते हैं हमारी भाषा में। तो जब सूर्यास्त होता है, सूरज ढलने लगता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, ऑरेंज कलर का दिखता है ना उस समय। ज़रा गौर कीजिएगा, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। कभी आप गौर कीजिएगा, आसमान में जब तारे को देखोगे तो वो दिखते कब हैं, आप देखना। फिर वो कभी बहुत सारे दिखते हैं आपको, क्योंकि उनकी संख्या करना संभव नहीं है। तारों की गणना करना संभव नहीं कि कितने तारे हैं। ठीक है, संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरी हैं, जिसमें से कुछ चमकीले हैं तो कुछ धुंधले। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों, क्योंकि वो टिमटिमाते हैं ना तारे। ठीक है, और अगर आपने ध्यान से देखो तो इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। किसी तारे की टिमटिमाहट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की आपको कम लगेगी। ठीक है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने के बाद देख सकते हैं। देखो, ये सब ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब 1 महीने बाद आपको पूरा चांद दिखेगा। पूर्ण माने पूरा, और यह पूर्ण जब चांद दिखता है तो वो पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, उसके 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की यात्री या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब सूर्यास्त होता है तो आकाश कितना अच्छा दिखता है। तारों में तारे होते हैं, वो कैसे टिमटिमाते हैं। ये नॉर्मल बातें, आपने सामान्य बातें यहाँ पे अभी पढ़ी। ठीक है, 1 महीने बाद पूर्ण चांद दिखता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है। ऐसी रात जहाँ आसमान है, ठीक है, आसमान जो है क्लियर हो, साफ हो, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने आसमान बोला था, वहाँ पे आसमान है। ठीक है, क्या आपको इस बात से मतलब सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ठीक है, देखो, दिन में क्या होता है ना, हमें नहीं दिखते ये तारे, रात को ही दिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका सूर्य है, अत्यधिक तेज प्रकाश यानी कि तेज रोशनी होती है उसकी, और जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। और रात के समय चमकीली वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। देखिए, सूर्य यानी कि जो सन है, मून है,
ठीक है। ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में, ठीक है, रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड, जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। रात के समय आसमान चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये याद रखना, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है, वो बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य एक तारा है, एक तारा है, यहीं पर है, सही या गलत? तो सही करके आना। जब अगर आएगा क्वेश्चन में सूर्य एक तारा नहीं है, तो वो असत्य हो जाएगा। ऐसे कोट्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब आपको बड़ी मात्रा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि देखो पढ़ो इसको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, जो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास ऊष्मा, ठीक है, ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। यानी अगर आपको गर्म लगेगा ना, गर्मी जब रोशनी आती है, तो किसी न किसी कारण से आती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गर्म है, उसकी अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है। और वो जब हमको गर्म लगता है तो उत्सर्जन हो रहा होता है, ठीक है। अगर उत्सर्जन ही नहीं होगा तो हमको कुछ फील ही नहीं होगा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमने बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं, जितना हम सूर्य की ताप महसूस करते हैं ना, इनकी ताप महसूस नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जो चीज़ हमसे जितना दूर होगी ना, वो हमें उतनी छोटी दिखेगी, और जो जितनी वस्तुओं में जितने पास है, वो उतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र कहते हैं। देखो, तारों में भी एक पैटर्न बना होता है, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। पैटर्न यानी कि एक एक समूह बना होता है, ठीक है। उसे अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। तो एक नक्षत्र का प्रकार है जिसे होता है बिग बेयर या अर्सा मेजर। बहुत आसानी से पहचान में आते हैं वाले नक्षत्र हैं। सप्तऋषि मतलब सप्त माने 7 ऋषि। यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि माने 7 तारों का समूह, जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मिर्जा का भाग है, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आप को आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। देखो, यहाँ सप्तऋषि तारा दिखाती हूँ आपको। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये संकेतक तारा है। तो ये लड़की जो है यहाँ देख रही है, ठीक है। और ऊपर जो है आपको यहाँ ध्रुव तारा दिखेगा। और ये सप्तऋषि 7 होते हैं, तो हम इसको गिन लेते हैं। देखो, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये सप्तऋषि तारा है। और ऊपर जो सबसे होता है वो होता है ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा, ठीक है, जिसे अर्सा मेजर और बिग बेयर का एक भाग माना जाता है, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि की देखो, जब समय जिस टाइम पे घड़ियां नहीं होती थी, उस टाइम पे लोग कैसे टाइम का पता लगाते थे? उस टाइम पे तारे उनकी बहुत हेल्प करते थे, ठीक है। जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा, ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा। जो उत्तरी ध्रुव तारा है ना, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे जो लड़की है इसका दिखाई, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि की सहायता, ये बात याद रखना कि सप्तऋषि तारों की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि चित्र में हमने देखा, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा, जैसे कि चित्र में दिखाया है।
ठीक है, देखो एक कुछ रोचक तथ्य बता देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पेटियां हैं। पृथ्वी ने इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा है। अभी हम देखेंगे कि उनके वहाँ बेल्ट लगी है, अभी चित्र में दिखाई देगा आपको, रुकिए अभी दिखाएंगे। ठीक है, आगे बता देती हूँ। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, कुछ खगोल पिंड ऐसा होता है जिसमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ठीक है, वो प्रकाशित होते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारे की रोशनी से वो उनमें रोशनी दिखाई पड़ती है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन तारों की रोशनी की सहायता से वो चमकते हैं। तो ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लैनेट शब्द अंग्रेजी भाषा में ग्रीक भाषा से निकला है, और उस जो शब्द है वो प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, परिभ्रमक जिसका अर्थ है चारों, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह अपना एक संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कहना चाह रहा है कि जो पृथ्वी है, जो सबसे नजदीक का तारा होता है, ठीक है, तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा देखने में चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चंद्रमा है वो हमें चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब चंद्रमा, एक बार फिर समझिए इसको, कि संपूर्ण प्रकाश जो है, पूरा प्रकाश जो है वो, एवं जो सूर्य की जो गर्मी है, ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा माने गर्मी, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखना, यह चंद्रमा की चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी चंद्रमा से कोई दूर है कोई चीज, तो हमें चंद्रमा से ही दिखाई देती है, क्योंकि चमक आती है ना उसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, पृथ्वी पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी का ग्रह है, यानी कि वो संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ग्रहण करती है। ठीक है, अगर सूर्य ही नहीं होगा तो हमारे वहाँ गर्मी भी नहीं होगी ना। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होता है। सूर्य जो है चमकते हुए प्रतीत होता है। सूर्य की बात चल रही है। चलिए, अब आपको ये वाला पार्ट दिखेगा जिसमें आपको ये ग्रहों का है। अब देखो, आपको ये, पहले तो हम इस पे आते हैं, शूद्र ग्रह की पट्टी पे आ जाते हैं पहले तो। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पहले। देखो, इस यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सबसे नजदीक जो ग्रह है सूर्य के वो है बुध, यानी कि मरकरी। ठीक है, फिर उसके बाद है वीनस, यानी कि शुक्र। फिर थर्ड नंबर पे है पृथ्वी, फिर है मंगल। ठीक है, और यहाँ पे लगे शूद्र बेल्ट। यहाँ एक बेल्ट है जिसे कहते हैं शूद्र ग्रह के, छोटे छोटे टुकड़े हैं ग्रह के, क्या है, जिससे ये बेल्ट बन चुकी है। ठीक है, अब आपको ये 4 ग्रह के, पहले सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर है वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद है आपका पृथ्वी, फिर है आपका मंगल। ठीक है, अब इसके जो बाहर की पट्टियां हैं, बाहर इसके जो ग्रह हैं वो देख लीजिए। देखो, इसके बाहर है बृहस्पति, फिर है शनि, सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर नेपच्यून है लास्ट में। ठीक है, देखिए नेपच्यून है सबसे लास्ट में। देखो, दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख के बराबर, 1 मिलियन बराबर 10 लाख है यहाँ। ठीक है, मिलियन किलोमीटर सब। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पहले, सबसे पहले हम एक खुद ही बना लेते हैं। चलिए, ये है सूर्य, ठीक है, सन, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ लगी है एक बेल्ट जिसे शूद्र बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कलर ले लेते हैं।
ठीक हो गया। सबसे जो पहले है वह है बुध ग्रह है। यहाँ पे है आपका बुध ग्रह। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं जिसमें है यहाँ पे शुक्र ग्रह, इसको मान लो शुक्र ग्रह है। ठीक है। तीसरी पट्टी पे आ जाते हैं जिसे कहते हैं पृथ्वी, यहाँ पे होगा पृथ्वी। ठीक है, इसको ये पीला वाला मिटा देते हैं। चलिए अब ये ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ अच्छे से। यह है सूर्य। ठीक है, सूर्य आ गया। अब 1 2 3 4, यहाँ पे एक बेल्ट है, आपको ही पता है, एक बेल्ट है, इसे बनाते हैं, ये शूद्र ग्रह है। फिर नेक्स्ट में बना देते हैं 1 2 3 4, यानी 4 ग्रह इस तरफ है, 4 ग्रह उस तरफ है। ये बुध है, क्या है, बुध। फिर यहाँ पे था शुक्र, यहाँ पे था पृथ्वी, ये है। फिर पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, ये हो गए 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर ये शूद्र बेल्ट है ये। फिर यहाँ है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, सॉरी यूरेनस नेपच्यून यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये नेपच्यून आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये बन रखा है। तो बुध में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, यानी कि जैसे पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं ना, वैसे बुध को 88 दिन लगते हैं। ठीक है, और अपने और 24 और पृथ्वी को एक दिन में 24 घंटे लगते हैं ना घूमने में, घूर्णन करने में। परिक्रमण और घूर्णन, इसमें अंतर समझ लीजिए। परिक्रमण होता है जो 1 साल में होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का ले लो, ये 1 ईयर के अंदर होता है ना, ये होता है परिक्रमण। और तो 24 घंटे में होता है, जो मतलब अपनी अक्ष पे घूमता है पृथ्वी, अपनी अक्ष पे घूमता है पृथ्वी, उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, तो जैसे मैं उसको अच्छे से बता देती हूँ, चलिए। एक होता है परिक्रमण। ठीक है, मान लो ये सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ही, एक तो ये खुद ही अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमेगा, जो कि 24 आवर में जो कि 24 आवर में होगा। और एक है जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे करके भी घूमेगा। ठीक है, एक तो वो खुद ही घूम रहा है और एक इसका ऐसे ऐसे चक्कर भी लगाया जा रहा है 365 दिनों में, मतलब 1 साल में। तो ये होता है घूर्णन, माने अपने ही क्षेत्र में घूमना, और परिक्रमण माने कि किसी सेंटर के बीच में जो वस्तु है उसके चारों ओर चक्कर लगाना। चलिए, तो वैसे ही बुध परिक्रमण कर रहा है 88 दिनों में और घूर्णन कर रहा है 59 दिन में, यानी कि 59 डेज में। तो आप बुध का जो है ये याद रखना, 88 डेज और 59 डेज। वैसे ही शुक्र का हमको याद रखना है, ये 255 दिनों में परिक्रमण करता है और 243 दिनों में घूर्णन करता है।
पृथ्वी का तो आपको पता ही है, इसके तो बताएंगे। और चंद्रमा की संख्या जो है यहाँ 1 है। ठीक है। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 और घूर्णन करने में 1 दिन लगता है इसको। पृथ्वी और मंगल का घूर्णन सेम है 1 दिन, लेकिन परिक्रमण अलग है। 365 है और यहाँ 687 है। और चंद्रमा की संख्या मंगल में 2 है। ठीक है। आंतरिक ग्रह में सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है। ये ग्रह चट्टानों से बने होंगे, बाकी के जो 4 ग्रह वो गैसों से बने होंगे। समझ रहे हैं ना आप। अब बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने और ये लगभग 12 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 9 दिन लगते हैं। 9 घंटे 56 मिनट। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है यहाँ। शनि, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल में करता है और 29 साल 5 माह, घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे भी 53 है। यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिनों में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ लगभग 27 है। नेपच्यून एक परिक्रमण 164 दिनों में करता है। घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ 13 है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो, इसको याद करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन हम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पृथ्वी का करना है। पृथ्वी का परिक्रमण 1 साल में 365 दिनों में करता है परिक्रमण। घूर्णन वह 1 दिन में करता है। ठीक है। ये तो पृथ्वी का हो, क्योंकि ये आपका अपना ग्रह है, लेकिन हमको और भी ग्रह पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बुध का देखते हैं। बुध का जो है 88 दिनों में परिक्रमण करता है। वहीं घूर्णन 59 दिनों में कवर करता है। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैं बिना देखे बता रही हूँ आपको, ये सब नहीं देख रही हूँ मैंने जब बताया था तब मैं देख रही थी, लेकिन मैं अब खुद ही आपको बता रही हूँ मुँह से। ठीक है। चलिए, अब अगला बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र जो है 255 दिनों में आपका परिक्रमण करता है और 243 दिनों में अपना घूर्णन पूर्ण करता है। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब देखो, पृथ्वी और मंगल का घूर्णन तो 1 ही दिन में था, मतलब अक्ष पे घूमना 1 दिन में 24 घंटे में, लेकिन परिक्रमण वहां था 687 और चंद्रमा की संख्या वहां 2 है, पृथ्वी पे 1 है। ठीक है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी कर लेंगे जो भी है। सूर्य, शुक्र, पृथ्वी 88 डेज 59 डेज बुध। शुक्र 255 डेज 243 डेज। पृथ्वी 365 डेज 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1। मंगल 687 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 2। ठीक है। 255 243 याद कर लो। ये ऐसे नंबर, जैसे बुध का नंबर बना लो 88 59, और फिर शुक्र का बना को 255 243 ऐसे नंबर। पृथ्वी का 365 1, मंगल का 687 1। ठीक है। चलिए, एक चार्ट ही बनवा देते हैं। आपको सबसे पहले कॉपी में क्या करना है, यहाँ लिखना है ग्रह। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, कॉपी में क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ लिखना ग्रह। ठीक है, क्या लिखना, ग्रह। ये कलर, 1 मिनट, हाँ, यहाँ लिख लेना ग्रह। एक तालिका में बनाना ग्रह, फिर दूसरी तालिका में बनाना परिक्रमण। ठीक है। तीसरी तालिका में बनाना है आपको घूर्णन। ठीक है। तो जैसे ग्रह में लिख लिया, पृथ्वी लिख लो पहले। परिक्रमण 365 और घूर्णन कितना हो रहा है, घूर्णन हो रहा है 1 दिन। ठीक है। मंगल का कितना था, पृथ्वी मंगल का एक साथ ले लो। परिक्रमण कितना होता है 687 और घूर्णन 1 दिन। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। बृहस्पति का भी ऐसे 11 साल 11 महीने यानी 12 साल, घूर्णन 9 दिन, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल
कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग सबसे पहले अधिक शब्दों में लिखें। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये सौर शब्द का उपयोग करते हुए, इसको अधिक शब्दों में लिखें। ठीक है, रोमन कहानियों में निकला है, सोल कहा जाता था। ठीक है, सूर्य देवता को सोल। शब्द की उत्पत्ति, ऐसा बहुत से शब्द है जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकता है। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिक शब्द का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। देखो, लॉजीमेट्री, ठीक है, और आइड। ठीक है, तो जियोलॉजी माने क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री माने होता है पृथ्वी का मापन। जियो आइड माने होता है जॉइड माने होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार जॉइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, जॉइड होता है। ठीक है, पृथ्वी का मापन को क्या होता है, जियोमेट्री, और पृथ्वी का अध्ययन के जियोलॉजी। चलिए, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज पृथ्वी के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक है, अब हमें सारे ग्रहों को एक साथ पढ़ना है। देखो, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आसमान में आपको चंद्रमा दिखता है वो एक उपग्रह है, ये याद रखना। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह हैं। ठीक है, अभी पहला है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसा कि आपने देखा, दिखाती हूँ, जैसे कि ये बीच में सूर्य है और यहाँ पे सब इसके ये सारे ग्रह हैं। यहाँ पे बीच में कौन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन ये याद रखना, प्रकाश और ऊष्मा का लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर, 15 करोड़। चलिए, ग्रह, ये देखो, ये यहाँ पे दे रखा है आसान तरीका, माई वेरी, ठीक है, एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऐसे याद कर सकते हो, MVEMJ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऐसे याद हो जाएगा, अभी पढ़ा ना। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है, सूर्य के बाद कौन आता है, बुध के बाद कौन आता है, मैंने क्या बताया, शुक्र के बाद कौन आता है, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल के बाद क्या लग जाता है, शूद्र बेल्ट, शूद्र की पेटी लग जाती है। फिर कौन आता है, बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद आ जाता है शनि के बाद आ जाता है यूरेनस। फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जैसे आप डेज नेम याद करते हो हिंदी में, वैसे देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र। तो बुध को छोड़ के मंगल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को छोड़ लो तो आ गया शुक्रवार। ठीक है, और ये मंगल यहाँ पृथ्वी के बाद आ गया। शूद्र की पेटी लगी बृहस्पति, शुक्र छोड़ दो, शनि आ गया। ठीक है, फिर यूरेनस और नेपच्यून। चलिए, मुझे लगता है अभी तक तो याद भी हो गया होगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये जिसे कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, ये भी हमें पढ़ा। ठीक है, और घूर्णन करने में 59 डेज लगता है, अभी हमने पढ़ा था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र, देखो, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो का एक ग्रह माना, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में यह फैसला कर लिया था उन्होंने कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो एक बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी में, बौना ग्रह आ गया, वो 2006 में हटा दिया था।
चलिए अब सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी, जो हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार में देखें तो वह पांचवा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा नंबर का ग्रह है अगर सब आकार में देखें तो, साइज में। और वैसे सूर्य के अगर देखें तो सबसे नजदीक का ग्रह वो तीसरे नंबर का माना जाएगा। दूरी है जितनी सूर्य की तो तीसरा नंबर का। यह थोड़ी चपटी है, यानी जियोइड शेप की है। यही कारण है कि इसके आकार भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पृथ्वी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, O2 जिसे बोलते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जीवन है पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितना है? इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है, ये आपको बताना है कमेंट में मुझे। ठीक है, चलिए। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये मतलब पृथ्वी से आकार में छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। यह नजदीक होने के कारण थोड़ा बड़ा दिखाई देता है हमको। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है जो अन्य ग्रहों की तरह ही चक्कर लगाता है, जिसे उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह, एक कृत्रिम पिंड। ये मानव निर्मित उपग्रह माने जो किसी मानव ने बनाया होगा। ये कृत्रिम पिंड होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, अभी चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन जो होते हैं ना, यही होता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ठीक है, ये देखो रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ठीक है, स्टेजेस होते हैं उसके भी। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इसे ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों पर उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष में विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हो गए हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मैंने कहा ना कि टुकड़े हैं वो ग्रहों के, वो पिंड के रूप में उन्होंने एक बेल्ट जैसी बना दी है वहां पे। ठीक है, उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। आप कहते हो ना वो शूटिंग स्टार निकल गया करके, वही वाला। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें अंतर क्या है। देखो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, तारों और ग्रहों के उपग्रह के असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों लगा रहे हैं ना जो पत्थर, वो क्षुद्र ग्रह हैं। और उल्का पिंड क्या है? जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर हैं। ठीक है,
समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें हैं। मेरी बात नहीं समझेंगे शायद आप क्षुद्र ग्रह कब देखो, क्षुद्र ग्रह क्या है कि तारों और ग्रहों, तारे और ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त, जो तारों को छोड़ो, ग्रहों को छोड़ो, उपग्रहों को छोड़ो, तो असंख्य जो पिंड होते हैं वो चारों ओर चक्कर, ये पिंड होते हैं, पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इसमें अंतर क्या है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जा रहे हैं, जबकि उल्का पिंड ये बीच में नहीं पाए जा रहे, बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये उल्का पिंड हो गए। इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण घर्षण होता है और वो एक गरम होकर जल जाते हैं और फिर पृथ्वी के नीचे वो आ जाते हैं। धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि बहुत तेजी से आते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, जो लाखों तारों का समूह होता है, उसे आकाशगंगा, मिल्की वे कहा जाता है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है। प्राचीन प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार का इनका काम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से मतलब ब्रह्मांड ना बहुत वेरियस टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी इसके बारे में कुछ बातें तो पता ही नहीं चलेगी और पता नहीं कब चलेंगी, धीरे-धीरे। देखो, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पे हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। ठीक है, देखो पहले है ब्रह्मांड, फिर आकाश गंगा, सौरमंडल, पृथ्वी। तो ये याद होना चाहिए। पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद है ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स जिसे बोलते हैं। तो ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा है, तो मैं रिवीजन करा देती हूँ। हमने पूर्णिमा जाना। पूर्णिमा क्या है? पूरा चांद जो 1 महीने बाद निकलता है और 15 दिन के बाद वो नहीं दिखता है। खगोलीय पिंड पढ़ा हमने। खगोलीय पिंड क्या है? जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, हमने सप्त तारे के बारे में पढ़ा। 7 तारों का समूह, उर्सा मेजर, बिग बेयर का एक भाग है ये। ठीक है, हमने ग्रह पढ़ा। प्लैनेट का अर्थ पढ़ा, ग्रीक भाषा से निकला है प्लैनेटाई। हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, घूर्णन और परिक्रमण पढ़ा। और जो रोमन पौराणिक कहानियों में सोल का सब सूर्य देवता होता है। सूर्य के बारे में पढ़ा, शब्द की उत्पत्ति पढ़ी, ग्रह पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा, भुआ आकार का है करके, चंद्रमा पड़ा। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। उपग्रह क्या है? मानव निर्मित क्या है? शूद्र ग्रह पड़ा, उल्का पिंड पड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? बहुत इजी है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र। अभी हमने पढ़ा। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। अभी पढ़ा हमने सूर्य ग्रह। सूर्य के चारों किस प्रकार के पथ चक्कर लगा दीर्घवृत्ताकार पढ़ा हमने। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? देखो, इसका आंसर है शुक्र। इसका आंसर सबसे नजदीक कौन था? तीसरा नंबर का पृथ्वी। फिर हमने पढ़ा कैसे चक्कर लगाता है वो? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है पढ़ा। क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच? क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र बेल्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच वो पाया जाता है। तो मतलब पढ़ने से हमको कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, खालिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ पता चल गया आपको आज। ठीक है, चलिए एक बार मेरे को बता दीजिएगा कुछ समझ नहीं आया हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगले जो टॉपिक होगा मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है, किस प्रकार से करना है। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हमने पढ़ा। 20 जुलाई 1969 को वो पहली बार चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा था। और दूसरा कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। आपको होमवर्क में करना है, ये खालिस्तान करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में लिखने हैं। अगर आप कर सकते हैं तो
मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने किया होगा काम तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी, ठीक है। बाकी बाकी जो भी है आप अगला मुझे बता दीजिएगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है कि यही कंटिन्यू करूँ, ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री पढ़ाऊँ 6th क्लास की या फिर साइंस पढ़ाऊँ, ठीक है। अब मैंने हिस्ट्री को सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि ये सबसे बोरिंग लगता है लोगों को, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका कोर को पता चल जाएगा कि कोर चीज़ क्या है, इसकी असली चीज़ क्या है, और बहुत स्किल के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, मस्ट रिवीजन, सो यू गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।